तो आज की जो हमारी ये क्लास है, ये क्लास 5 दिसंबर 2021 सोशल वर्क यानी समाज कार्य का ये प्रश्न पत्र है। और आप लोगों से आज मैंने 2020 का भी सोशल वर्क का प्रश्न पत्र जो है सॉल्व कर दिया है। और ये जो अभी हम लोगों ने 5 नवंबर 2020 का सोशल वर्क का क्वेश्चन पेपर है, ये पीडीएफ अभी मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा यहाँ पे। हालांकि अभी भी मैंने इसको जो है 8 बजे कंप्लीट किया है। अब हम लोग बात कर रहे हैं 5 दिसंबर 2021 के सोशल वर्क के प्रश्न पत्रों का। ये पार्ट फर्स्ट है आप लोगों के लिए, ठीक है। पार्ट फर्स्ट पर मैं आज आप लोगों से बातचीत करूंगा। और देखिए, आपकी 1 दिसंबर 2023 यानी परसों, कल 30 नवंबर है। और DSSB प्लस में ESIC का सिलेबस दिखाते हुए मैं आप लोगों की पहली क्लास स्टार्ट कर रहा हूं 1 दिसंबर को, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, पहली क्लास आप सबकी स्टार्ट होगी अब आपकी सिलेबस के आधार पे, वो 1 दिसंबर को हो रही है, ठीक है। प्रश्न पत्रों से आप लोग रूबरू अच्छे तरीके से हो गए हैं, मैंने आपको दिखा दिया है, विभिन्न प्रकार के प्रश्न है ये। और ये प्रश्न जो अभी आप लोग कर रहे थे, ऐसे प्रश्न आप लोगों को DSSB में मिलने वाले हैं। DSSB में बेसिकली देखिए, आपको एक सोशल वर्क प्लस में सोशोलॉजी प्लस में क्रिमिनोलॉजी, ठीक है, इन तीनों से जो है आप लोगों से DSSB में पूछे जाएंगे, ठीक है। ESI की बात करते हैं तो उसमें बेसिकली सोशल वर्क टोटली बेस्ड है, सोशल वर्क पर टोटली बेस्ड है ESIC, ठीक है, ये टोटल बेस्ड रहेगा, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का अपना ये क्लास 5 दिसंबर 2021 का। ISO 9000 की उत्पत्ति कहां से हुई, मैंने इसके बारे में भी आप सबको पढ़ा चुका हूं। तो एक बार बताइए जरा, जर्मनी, भारत, यूके, यूएसए? यूके। ऑप्शन आप लोगों ने सी की तरफ झुकाव किया है, ऑप्शन नंबर 3। देखिए, इस प्रश्न में बेसिकली क्वेश्चन केवल आईडी दिया गया है, फिर उसके बाद ऑप्शन आईडी दे रखा है। तो आप लोग, मैं कहूंगा कि आप लोग अपने कॉपी पर जरूर मेंशन करें क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, प्लीज अभी से आप लोग मेंशन करना शुरू कर दीजिए ये, ठीक है। तो ISO का 9000 की उत्पत्ति यूके में हुई है, ये आपको ध्यान रखना है। इसकी उत्पत्ति अंतरराष्ट्रीय मानकीकरण संगठन के, इसको कहा जाता है ISO को। और ISO 9000 जो है गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली के मानकों का एक वर्ग माना जाता है ये 9000 को, ठीक है। और ISO को 9000 को पहली बार बेसिकली सन 1987 में प्रकाशित किया गया था, ये बात आप ध्यान रखेंगे सभी लोग, ठीक है। इसमें अगर हम बात करते हैं तो कुछ संस्करण है, पहला 1987 का संस्करण था, दूसरा अगर संस्करण पूछेगा तो 1994 का है, तीसरा संस्करण पूछेगा तो 2000 का है, चौथा संस्करण पूछेगा तो 2008 का है, पांचवा संस्करण पूछेगा तो 2015 का। ये 5 संस्करण आए हुए हैं अभी तक, ठीक है, ISO का। तो ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा, यूके। क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है, सामाजिक परिवर्तन के विकासवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? 4 ऑप्शन है, डोरेनडॉर्फ है, दुर्खिम है, सेरोकिन है और स्पेंसर है। जवाब बताइए। सामाजिक परिवर्तन के विकासात्मक या विकासवादी सिद्धांत का प्रतिपादन हर्बर्ट स्पेंसर ने किया है। हर्बर्ट स्पेंसर ने किया है, बहुत बढ़िया जवाब आप सबका आया है। और स्पेंसर ने तर्क भी दिया था कि समाज का विकास जो है सरल, समान, समरूपता से जटिल, भिन्न भिन्न जो विविधताएं हैं वहां तक के क्रम का जो विकास है उसका एक उदाहरण मानता है। इन्होंने बेसिकली 4 अवस्थाओं में जिक्र किया, हर्बर्ट स्पेंसर ने सामाजिक परिवर्तन के विकासात्मक सिद्धांत को। तो 4 ऐसी अवस्थाएं कौन सी थी? पहली अवस्था जो थी वो थी सरल समाज था, दूसरी अवस्था को इन्होंने बताया था मिश्रित समाज, दूसरी को मिश्रित समाज, तीसरे को जो बताया था इन्होंने दोहरी समाज बताया था, और चौथी को जो बताया था, चौथा अवस्था जो थी वो बेसिकली तिहरा मिश्रित समाज बताया था, तिहरा मिश्रित समाज बताया था। तो ये 4 अवस्थाओं में हर्बर्ट स्पेंसर जी का नाम हमें देखने को मिलता है। बात करते हैं इस्माइल दुर्खिम के बारे में, आप सब भलीभांति तरीके से परिचित हैं। आत्महत्या का सिद्धांत तक की बात करते, 3 टाइप में इन्होंने डिवाइड किया था, मैंने अभी लास्ट क्लास में आपसे जिक्र भी किया था। तो आत्महत्या का कॉन्सेप्ट बेसिकली सन 1897 में आया था। और फिर उसके बाद बाल श्रम का एक सिद्धांत दिया था, बाल श्रम का जो सिद्धांत था, श्रम विभाजन का सिद्धांत था, बाल श्रम नहीं था, श्रम विभाजन का सिद्धांत था, वो 1893 का था। और 93
सामाजिक तथ्य का जो सिद्धांत है वो 1895 का है, 1895 का है। ठीक है, धर्म का प्रकार्यवादी सिद्धांत 1912 का है। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे आप लोग। एक परिभाषा बोलूंगा, आप लोग बताइएगा जरा किस विद्वान का है। कहा है कि जैसे जैसे समाज सरल से जटिल होता जाएगा वैसे वैसे नैतिकता का घनत्व बढ़ता जाएगा। यह स्टेटमेंट किसका है? समाज सरल से जटिल होता जाएगा वैसे वैसे नैतिकता का घनत्व भी बढ़ता जाएगा। ये कथन स्टेटमेंट जो है इस्माइल दुर्खिम का है। ठीक है, बिल्कुल दुर्खिम का ये स्टेटमेंट है। इस प्रश्न का जवाब बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो हर्बर्ट स्पेंसर का नाम आता है। फिर बात करते हैं सेरोकिन के बारे में। आप लोगों ने भलीभांति तरीके से सेरोकिन का सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत से रूबरू होंगे। इनका एक स्टेटमेंट आया था, एक कथन इनका है, और वो कथन है संस्कृति की तीन अवस्था। संस्कृति की तीन अवस्था, और तीन अवस्था के बारे में आपको पता होना चाहिए। पहला अवस्था है भावनात्मक, दूसरा अवस्था की बात करेंगे तो आएगा आपका चेतनात्मक, तीसरी अवस्था की बात करेंगे तो वो आएगा आपका आदर्शात्मक। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। इनकी एक किताब आई थी सोशल एंड कल्चर डायनेमिक। सोशल एंड कल्चर डायनेमिक की किताब किसकी है? तो वो सेरोकिन की है। उम्मीद करता हूं कि यहाँ पर स्पेंसर भी क्लियर हो गया होगा, सेरोकिन भी क्लियर हो गया होगा, और आपका दुर्खिम भी क्लियर हो गया होगा। बात रह गई डोरेनडॉर्फ की। डोरेनडॉर्फ ने संघर्ष का सिद्धांत दिया, और इनका एक मेन स्टेटमेंट संघर्ष के सिद्धांत में इन्होंने बताया है क्या? सत्ता, सत्ता के संबंधों पर आधारित है। संघर्ष का सिद्धांत किस पे आधारित है? तो सत्ता पर आधारित है। ये कहने वाले अगर कोई विद्वान थे उनका नाम था डोरेनडॉर्फ। जब यह जबरदस्ती के सिद्धांत पर आधारित कहने का तात्पर्य यह था कि सत्ता के संबंधों पर, कि सत्ता संरचना जो प्रत्येक सामाजिक संगठन का अभिन्न भाग होता है वही संघर्ष होता है, इनका कहने का तात्पर्य था। तो समाज के बल परिमेय का सिद्धांत किसने दिया? बल परिमेय का सिद्धांत किसने दिया? तो वो बेसिकली डोरेनडॉर्फ ने दिया। अगर समाज के समाजीकरण का सिद्धांत किसने दिया? जो संरचनात्मक प्रकार्यवाद का स्वरूप मानते हैं, तो वो भी डोरेनडॉर्फ का आता है। बट इस प्रश्न का जवाब ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ग्रुप डायनेमिक शब्द का प्रतिपादन किसने किया? ग्रुप डायनेमिक शब्द का प्रतिपादन किसने किया है, जरा बताइएगा आप सभी लोग। कर्ट लेविन सर। कर्ट लेविन। यहाँ पे कर्ट लेविन ने सन 1940 में जब जिक्र करते हैं तो वह प्रक्रिया बेसिकली आती है ग्रुप डायनेमिक में। ठीक है, बहुत बढ़िया जवाब। और समूह गतिकी का मतलब होता है सर किसी एक ही समूह या विभिन्न समूहों के व्यवहार जिसके संबंध में मनोविज्ञान प्रक्रियाओं को समूह गतिकी का रूप देंगे। तो कहने का भाव यह है कि विभिन्न समूह के जो व्यवहार होंगे उन्हीं व्यवहारों को समूह गतिकी के रूप में रखा जाएगा। यूएसए ने, संयुक्त राज्य अमेरिका ने सन 1920 और 1930 के दशक में जनसंख्या शोध प्रयोग पर और नैदानिक शोध को शुरू किया था। तो उसी दौरान पे जब जिक्र ये प्रक्रियाएं हुई तो ग्रुप डायनेमिक ने सन 1940 में उभर कर 1940 में कर्ट लेविन के द्वारा दिया गया। हालांकि पहले प्रक्रियाएं जो थी अमेरिका की थी 1930 का दशक। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा 20 और 30 का। बात करते हैं विलियम उंट के बारे में। विलियम उंट एक ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कहे जाते हैं। कर्ट लेविन को बेसिकली आपको बता दूं समूह गतिकी का जनक कहा जाता है, और आधुनिक मनोविज्ञान का जनक विलियम उंट को कहा जाता है। प्रायोगिक मनोविज्ञान के जनक भी विलियम उंट को कहा जाता है। प्रथम प्रयोगशाला के बारे में अगर लिप्जिंग विश्वविद्यालय की बात होती है 1879 में, तब भी विलियम उंट का नाम आता है। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, विलियम उंट के संबंध में बात करते हैं विलियम मैकडूगल के बारे में। विलियम मैकडूगल ने 14 संवेग और 14 मूल प्रवृत्तियों के बारे में जिक्र किया, जैसे भय है, क्रोध है, घृणा है, आश्चर्य है, वात्सल्य है, विषाद है इत्यादि। इसी तरीके की कुल 14 मूल प्रवृत्तियां हैं, उनके बारे में जिक्र किया है विलियम मैकडूगल महोदय ने। बहुत ही फेमस पर्सन है ये, इस चीज को भी आप लोगों को ध्यान रखना होगा। ठीक है, इस्माइल दुर्खिम के बारे में अभी मैंने ऊपर बताया है। यहां पर सही जवाब ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट रहेगा। बात करेंगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल टकमैन का है। टकमैन बेसिकली क्वेश्चन नंबर कौन सा? जी सर, सॉरी आवाज क्लियर नहीं आई, प्लीज एक बार तेजी से बोलें। सर विलियम, हाँ, 14 क्या बताए थे? विलियम मैकडूगल बेसिकली 14 मूल प्रवृत्ति है, 14 संवेग है, मूल प्रवृत्तियां हैं। ठीक है, ठीक है, आगे बात करते हैं टकमैन। क्वेश्चन नंबर 4,
आपको बता दूं, इन्होंने कहा कि टकमैन ने समूह विकास के 5 चरण बताइए, और वो चरण बेसिकली हमें याद होना चाहिए, परीक्षा में पूछा जाता है हमारे। तो यहाँ अगर हम जिक्र करते हैं तो 5 चरण कौन कौन से होंगे? ओके, पहले नंबर पे ए आ जाएगा, फॉर्मिंग होगा। दूसरे पे स्टॉर्मिंग होगा, बी होगा। तीसरे पे आपकी अगर हम बात करते हैं तो नॉर्मिंग होगा, यानी आपका नॉर्मिंग है नहीं यहाँ पर नॉर्मिंग नहीं है, ठीक है, नॉर्मिंग नहीं है। उसके बाद अगर हम लोग जिक्र करते हैं तो परफॉर्मिंग आता है, परफॉर्मिंग डी में है। उसके बाद हम लोग जिक्र करते हैं तो एडजॉर्मिंग आता है, जो कि ई में है। केवल यहाँ पर ऑप्शन जो डेवलपिंग है, इसी जगह पे अगर नॉर्मिंग होता तो ये ऑप्शन आपका सही जाता, डी सी वाला भी, परंतु इसको आप एलिमेंट कर दीजिए। तो यहाँ पर आप देख लीजिए ए बी डी ई जिस ऑप्शन में होगा उस ऑप्शन को आप करेक्ट कर दीजिएगा। बताइए कौन सा है? पहला वाला है क्या? केवल ए बी डी ई है ना, यही ऑप्शन है ना, आपका ये सही चला जाएगा। आपको बता दो, आप लोगों को मालूम होना चाहिए, एक बेल्स विद्वान है जिन्होंने सन 1950 के दशक में, 1950 के वर्ष में दिशा निर्धारण की बात किया था। एक अवस्था दिशा निर्धारण की बात किया था, एक अवस्था की बात करते हैं तो मूल्यांकन की बात किया था इन्होंने, और एक था निर्णय लेने को लेकर। तो ये बेसिकली 3 ही अवस्था इन्होंने जिक्र किया था बेल्स महोदय ने। आपको पता होना चाहिए एक और विद्वान के बारे में, ट्रेकर महोदय ने बेसिकली 1972 में भी इन्होंने 5 अवस्थाओं के बारे में बताया। पहला इन्होंने कहा प्रारंभ होता है, दूसरा इन्होंने जो अवस्था दिया समूह भावना का आविर्भाव दिया, तीसरी अवस्था की बात करते हैं तो मित्रता का विकास पर बात किया इन्होंने, और जो चौथी अवस्था थी, इन्होंने चौथी जो स्टेजेस बताई वो सशक्त समूह के बारे में बात किया, सशक्त समूह के बारे में बात किया, और जो 5वां और लास्ट जो स्टेज था वो समूह भावना का पतन बताया। बहुत बढ़िया, आपको जवाब यहाँ पे आया है, समूह भावना का पतन। ये ट्रेकर महोदय थे। आज ही मैंने आप लोगों से गर्लैंड जोन्स के बारे में बताया था, कोलन डेंजनी के बारे में बताया था, ठीक है, वो भी आपको ध्यान रखना है 1976 में, और ये 1972 में। 1963 में अगर हम बात करते हैं तो ये नाम आता है टकमैन का। अगर आप गूगल करेंगे तो 1965 आता है, जो कि वो गलत होता है, ठीक है, 65 भी गूगल पे गलत है, 63 इज द राइट आंसर है। आयोग मानता है इग्नू की किताबों को भी थोड़ा सा, तो इग्नू में 1963 दिया गया है, ठीक है। आगे बात करें, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे सामने है और कहता है मैरी रिचमंड के प्रमुख लेखों को कालक्रमानुसार आपको व्यवस्थित करना है। फ्रेंडली विजिटर अमंग द पुअर सन 1899, और एलिजा जो है सोशल डायग्नोसिस की बात करेंगे तो 1917, और व्हाट इज सोशल सोशल वर्क की बात करेंगे तो 1922। तो आप पहले लगाएंगे आपका यहाँ पे तो ABC यहाँ पे सही जा रहा है भाई, आपको क्रम नहीं दिया जी, मतलब 4 ऑप्शन होते हैं ना हमेशा, तो अच्छा, नहीं 3 ही है, 3 ही कूट है। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन ABC, हाँ पहला करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, इंडियन जर्नल ऑफ सोशल वर्क कब प्रकाशित हुआ? 1940 में। जर्नल ऑफ सोशल वर्क एजुकेशन रिसर्च एंड एक्शन की बात करते हैं, ये कब आया? 2015 में। 2015। कंटेम्प्रेरी सोशल वर्क की बात अगर हम लोग करते हैं तो लखनऊ यूनिवर्सिटी से सन 1962, और पर्सपेक्टिव सोशल वर्क की बात करेंगे तो कॉलेज ऑफ सोशल वर्क 1955, निर्मला निकेतन 1984। अब आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो आप देख रहे हैं इंडियन जनरल, ये आपको पता होना चाहिए टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस ने प्रकाशित किया है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस की स्थापना 1936 में हुई थी, 1936 में हुई थी। जर्नल ऑफ सोशल वर्क एजुकेशन एंड रिसर्च एंड एक्शन की बात करते हैं तो आपको बता दूं ये किसने प्रकाशित किया है? SWERA। इसका मतलब है, इसका जो तात्पर्य है, ये बेसिकली नेशनल एसोसिएशन ऑफ प्रोफेशनल सोशल वर्कर्स इन इंडिया के द्वारा आया है जी। हाँ, नेशनल एसोसिएशन ऑफ प्रोफेशनल सोशल वर्कर्स इन इंडिया की बात करता है।
तो यहाँ पर अगर करेक्ट जवाब होगा तो आपका ये वाला करेक्ट होगा। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 2005 में। 2005 में। ठीक है, ठीक है, ये ध्यान रखिए, मैं किसके बारे में बताया हूँ? ये बताया हूँ इसके बारे में, हाँ, जर्नल ऑफ सोशल वर्क एजुकेशन एंड रिसर्च के बारे में इसको प्रकाशित किया। ये 2005 में 2015 में प्रकाशित हुआ था ये जर्नल, और इसकी स्थापना जो हुई 2005 में हुई। दो बातें बताते चल रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है ना। कंटेम्प्रेरी सोशल वर्क की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये 1962 में है, लखनऊ यूनिवर्सिटी से आया है, ये बात आपको पता होना चाहिए, है ना, लखनऊ यूनिवर्सिटी से। और पर्सपेक्टिव इन सोशल वर्क की बात करता हूं तो ये कॉलेज ऑफ सोशल वर्क है, बेसिकली 1955 में जो निर्मला निकेतन है उसमें ये जो है रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, जो 1984 का है। ऑप्शन सही कौन सा होगा यहाँ पे जरा बताइएगा एक बार। ओके, ए का आपका जो 1940 है, आप देख सकते हैं। जनरल में अगर हम बात करते हैं 2015 है ये। फिर उसके बाद कंटेम्प्रेरी की बात करते हैं तो ये 1962 है, और पर्सपेक्टिव की बात करेंगे तो 1984 है। बिल्कुल सही जवाब आपका आया है, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, अच्छा सवाल। 2013 में बेसिकली सशक्तिकरण हेतु प्रभावी शिकायत सुधार के स्थापना को सम्मिलित किया था। भाई जवाब बताइए जरा, इसका कौन सा करेक्ट होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये पता है किसी को? ऑप्शन 7। 7। ओके, 6 सर। 7 है, 7 क्वेश्चन नंबर 7 है, प्लीज बताएं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली, लक्ष्य सार्वजनिक वितरण इकाई प्रणाली। इसमें होगा सर, ओके, पात्र परिवारों की पहचान, पात्र परिवारों को राशन जारी करना, ओके, उचित मूल्य वाले राशनों की दुकानों के माध्यम से पात्र परिवारों को खाद्यान्न वितरण, ओके, उचित मूल्य वाले राशनों की दुकान लाइसेंस जारी करना, और लक्षित होगा सर, लक्षित कोई लक्षित बात, सार्वजनिक लक्षित होगा, लक्षित होगा सर। ओके। चलिए मैं सार्वजनिक वितरण प्रणाली। चलिए मैं एक बार आप लोगों से इस पर बातचीत कर लेता हूं एक बार, है ना। चलिए, आप लोगों के जो जवाब आ रहे हैं बेसिकली भिन्न भिन्न तरीके से हैं। बेसिकली अगर हम इस सवाल का जवाब की बात करते हैं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में डैश को लेकर, तो ये प्रक्रिया है बेसिकली लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, यानी ऑप्शन नंबर आपका 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बेसिकली 10 सितंबर 2013 को अगर हम बात करें तो ये एक एक्ट है जो हमारे सामने उभर कर आया था। और यहाँ इस प्रक्रिया में अगर हम बात करें तो एक गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए लोगों को वांछनीय मूल्यों पर अच्छी गुणवत्ता का खाद्यान्न की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध कराने के संबंध में ये काम करता है। तो यहाँ ये एक्ट जो है लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली को रिलेट कराता है। इसलिए मैं कहूंगा कि आप लोग ऑप्शन नंबर जो 3 है यानी सी जो ऑप्शन है, इस ऑप्शन को आप लोग चुनाव करिएगा, और यही आपका ऑप्शन करेक्ट भी है। ठीक है, याद रखेंगे आप सभी लोग, 2013 बेसिकली संशोधन का पार्ट है ये। ठीक है, ये बात भी आप लोगों को ध्यान रखना होगा। अगला सवाल, और ये सवाल हो चुका है, मैं करवा भी चुका हूं, ठीक उसी का दूसरा सवाल एकदम कॉपी होकर आ गया है। जरा जवाब बताइए इसका। संस्था में एक प्रबंधन के द्वारा समाधान के तरीकों को व्यवस्थित करना है, और वो किस तरीके से होगा। ये क्वेश्चन नंबर आपके सामने आ गया है 8। सर सभी होगा इसमें, सभी होगा। यहाँ प्रश्न हमारे सामने ये है मैम कि संस्था में एक प्रबंधन के द्वारा समाधान के तरीकों को व्यवस्थित करिए। ऑल तो सही है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन देखोगे ना तो आपको क्रम लगाना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले वार्तालाप, सबसे पहले आप क्या करेंगे? बातचीत। बातचीत से प्रक्रिया अगर नहीं होती है तो आगे बढ़ेंगे समझौता, यानी सी और डी। और अगर समझौता से बात नहीं बढ़ता है तो फिर पंच करेंगे, पंच निर्णय पर बात करेंगे, पंचायत वगैरह रखेंगे। और फिर अगर नहीं होता तो भाई हम सीधा न्यायालय जाएंगे, और यहाँ पे प्रक्रिया ए यानी सी डी बी ए। ऑप्शन देख सकते हैं आप, सी डी बी ए किस ऑप्शन को रिलेट कराता है? ऑप्शन 3 बिल्कुल 3 यहाँ पे करें। वैकल्पिक विवाद का निपटाने के संबंध में अगर हम लोग जब बातचीत करते हैं
विवाचन शब्द हो गया, विवाचन शब्द हो गया। विवाचन शब्द को ही वार्ता से डिनोट करते हैं। समझौता हो गया, पंच निर्णय बीच बचाव हो गया। मुकदमे से पूर्ण निपटारा या मध्यस्थता की बात आपको अगर हम बात करते हैं तो वो किस चीज को डिनोट करता है? अधिनिर्णय को डिनोट करता है। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखनी होगी। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मैं चाहूंगा कि आप लोग इसका अगर स्क्रीनशॉट लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अगला सवाल, एक मिनट। कोई ज्वाइन हो रहे हैं? चलिए अगला सवाल, औद्योगिक क्षेत्र में समाज के कार्य से जुड़ाव डैश स्तर हो सकता है। अब इसके संबंध में अगर हम बात करते हैं तो 4 ऑप्शन है। क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? क्वेश्चन हमारे सामने क्या कह रहा था? औद्योगिक क्षेत्र में समाज कार्य का जुड़ाव। तो यहां 4 ऑप्शन आपके सामने। क्या आप इसे बृहद एवं लघु के रूप में समाज कार्य की प्रक्रिया में जुड़ाव के संदर्भ में आप रख सकते हैं? बिल्कुल रखेंगे, आप बिल्कुल रखेंगे। जो औद्योगिक क्षेत्र का समाज कार्य है वो लघु भी हो सकता है और व्यापक भी हो सकता है, यानी माइक्रो और मैक्रो एंड माइक्रो दोनों हो सकता है। इस संबंध में ऑप्शन नंबर आपका 3 जाएगा। यहाँ पे औपचारिक अनौपचारिकता भूल जाइएगा। ठीक है, अंतर्भिक्ति और प्राचीरनाथ भी आप कोई शब्द, उद्योग भी हो सकते हैं, लघु उद्योग भी हो सकते हाँ वही चीजें हैं। तो इस संबंध में बेसिकली औद्योगिक क्षेत्र में पूछा था समाज कार्य किस तरीके से जुड़ सकता है भाई, तो बृहद और लघु के रूप में जुड़ सकता है। तो आप सही जवाब ऑप्शन नंबर आपका 3 ही यहाँ पर माना जाएगा, है ना। एक सवाल मैं इस पे भी बात कर चुका हूं, भारत में किसने चाइल्ड लाइन कार्यक्रम की शुरुआत की भाई? स्थापना किसने की ये बताइए? रश्मि सिंह है, जीरो बिल्लो मोरिया है, जोसेफ हेलन है, शरद जोशी है। यहाँ भारत में किसने चाइल्ड लाइन कार्यक्रम शुरू किया था? तो चाइल्ड लाइन सेवा बेसिकली जो नंबर है 1098 है। जीरो बिल्लो मोरिया ने इसकी स्थापना की थी सन 1990 के दशक में। भारत में अगर हम बात करें, सड़क पर रहने वाले बच्चों के साथ काम करना शुरू किया था और देखा भी था कि उन्हें अधिक संसाधनों तक पहुंच की आवश्यकताओं को भी पूर्ति करता था। तो बेसिकली यहाँ जो ऑप्शन आपका आता है जो है जीरो बिल्लो मोरिया का नाम, और TISS से इन्होंने MSW किया था और TISS में ही ये इस समय जो है प्रोफेसर भी है। ठीक है, प्रोफेसर भी है वर्तमान में। ठीक है, तो सही जवाब आपका यहाँ पर जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपका B करेक्ट माना जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं केवल किसी ऑप्शन में B अगर है तो वह ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा B वाला ही है। ठीक है, आपका B ऑप्शन ही सही है। UNHCR आप भलीभांति तरीके से जानते हैं। UNHCR जरा एक बार अपने शब्दों में इसका मुख्यालय पूछा और आप मुझे बताए कि मुख्यालय इसका कहां पर है? जिनेवा। जिनेवा, बिल्कुल। यहाँ अगर हम बात करते हैं आप लोगों से, मैंने पहले भी इसके बारे में आप सभी लोगों से बातचीत भी किया है। इसका क्या पूरा नाम है? तो पूरा नाम पहले हमें पता होना चाहिए, उसके बाद हम इसके मुख्यालय बात करेंगे। यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी। ठीक है, देखिए ये बेसिकली जो आप देख रहे हैं शरणार्थियों के लिए एक संयुक्त ठीक है, शरणार्थियों के लिए अगर हम बात करते हैं तो एक संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त है, इसको हिंदी में कहते हैं। बेसिकली जब सवाल आता है हमारे सामने यहाँ पर कि इसका मुख्यालय कहाँ है, तो वह मुख्यालय जिनेवा है। पहला ऑप्शन आपका सही है। इसे संयुक्त राष्ट्र के द्वारा प्रदत्त सब्सिडी और सरकार और गैर सरकार संगठनों एवं निजी व्यक्तियों के योगदान के माध्यम से एक प्रकार से फंड उपलब्ध करवाता है ये UNHCR। ठीक है,
और इस निकाय के द्वारा यह निश्चित किया गया है या सुनिश्चित करने का प्रयास भी किया जाता है कि शरणार्थियों के साथ अंतर्राष्ट्रीय संघ से स्वीकृति मानदंडों के अनुरूप व्यवहार हो, और इस संबंध में जिनेवा शब्द आपका मुख्यालय के रूप में रिप्रेजेंट होता है। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर जो जाएगा आपका वो ए करेक्ट होगा। बता दीजिए तो। जी सर इसका डेट बता दीजिए ना, कब आया था ओके, ये बेसिकली 14 दिसंबर सन 1950 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्थापित किया गया था। यूएस के द्वारा इसको स्थापित किया गया था। कब? 14 दिसंबर को, 14 दिसंबर सन 1950 को, 1950 को। ये डेट भी आप नोट कर लीजिएगा। क्लियर? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करेंगे बर्टलैंड के अकॉर्डिंग कि लोगों की समायोजी क्रिया मतलब एक प्रकार से समायोजन की शब्द रिलेट होता है, और वातावरण की मांग के बीच एक अंतः क्रिया होती है तो डैश कहलाती है। 4 ऑप्शन आपके सामने, बड़ा आसान सा सवाल। सामाजिक आयोजन है, सामाजिक संघनता है, सामाजिक सहनशीलता है और सामाजिक कार्यकरण है। सामाजिक कार्यकरण इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। सही जवाब सामाजिक कार्यकरण है। फ्रेडरिक बर्टलैंड के द्वारा ये जो है बताया गया है। नाम इनका पूरा है फ्रेडरिक जो है बर्टलैंड, और इन्हीं के द्वारा जो है सामाजिक कार्यकरण पर बात हुई, और इन्होंने बेसिकली प्रायोगिक और सामाजिक अध्ययन पर बात किया था सन 1958 में। प्रायोगिक सामाजिक अध्ययन, प्रायोगिक और सामाजिक अध्ययन, ठीक है, और सामाजिक अध्ययन, ठीक है। वहीं अगर हम बात करते हैं मनोविज्ञान और आदिम संस्कृति के बारे में, अगर जिक्र किसने किया है मनोविज्ञान और आदिम संस्कृति के बारे में, तो फ्रेडरिक बर्टलैंड ने सन 1923 में, ठीक है। तो ये हमें थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा। 2-3 फैक्ट हैं, और इस सवाल का सही जवाब लोगों की समायोजी क्रिया और वातावरण की मांग के बीच जो अंतः क्रिया होता है उसे हम लोग बोलते हैं सोशल फंक्शनिंग, या आप कह सकते हो सामाजिक कार्यकरण या सामाजिक कार्यात्मकता भी आप बोल सकते हो। सही जवाब इसका होगा ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट रहेगा यहाँ पर, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। बाकी तो आप सबको पता है इन सभी चीज़ों पर। देखो DSSB की जो क्लास 1 दिसंबर से चलने वाली है, या ESI की जो क्लास चलेगी, वहाँ पर भी इन सारी चीज़ों पर जो मेन चीज़ें हैं उन पर बात होगी, ठीक है। वहीं बात करते हैं, एक तरफ सम्मिलित करना है सोशल वर्क एंड एम्पावरमेंट प्रोफेशन के बारे में, प्रोफेशनल के बारे में। तो आपको पता होना चाहिए कि सोशल वर्क अगर हम बात करें एम्पावरिंग प्रोफेशनल को लेकर सन 1992 में आया था, और ये सन 1992 में बी डुबाइस एंड के मिले का नाम हमें देखने को मिल जाता है। हाँ, ये बात आप ध्यान रखिएगा। सोशल वर्क थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ चेंजिंग प्रोफेशन के बारे में जब बात हम लोग करते हैं, ठीक है, तो नीला डोमिनल्ली का नाम आता है, और ये सन 2004 में नाम हमें देखने को मिल जाता है। द फ्यूचर, देखिए म्यूट रहिए प्लीज म्यूट रहिए। उसके बाद अगर हम बात करते हैं द फ्यूचर ऑफ सोशल वर्क के बारे में, द फ्यूचर ऑफ सोशल वर्क के बारे में बात करते हैं, तो ये 2012 में ब्रिजमोहन का नाम आता है, और ब्रिजमोहन भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। द पॉलिटिक्स ऑफ सोशल वर्क की बात अगर हम लोग करते हैं, पापेल के नाम आते हैं, फ्रेड पापेल का नाम आता है, और यह प्रक्रिया आती है 2001 में, 2001 में, है ना। तो सही जवाब पॉवर्टी ऑफ कल्चर सोशल की बात अगर हम लोग करते हैं तो वो भी 2011 में ही आई है ना। तो इसे भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। लेकिन सॉरी, यहां जो सही जवाब होगा द पॉलिटिक्स ऑफ सोशल वर्क का फ्रेड पावेल 2001। ऑप्शन देख सकते हैं अब आप, 1 का 4, बी का 1, सी का 2, डी का 3, 4 1 2 3, 4 1 2 3 देखिए। ऑप्शन 4। ऑप्शन 4। अगला सवाल हमारे सामने, व्यावसायिक समाज कार्य कथन है। व्यावसायिक समाज कार्य जो कि भारत में विकसित हुआ, व्यावसायिक समाज कार्य भारत में विकसित हुआ, ये कौन विद्वान कहता है?
कहता है कि प्राचीन विरासत का एक रोपण है और यह स्वतंत्र प्रत्यारोपण नहीं है। इसमें निसंदेह अन्य देशों से बहुत से ही ज्यादा स्वीकृति और अंगीकृत किया गया है, लेकिन इसका अपना एक शरीर और अपनी एक आत्मा भी है। तो कीवर्ड है एक शरीर और एक आत्मा है। तो ये ट्रिक बनाइएगा और उस आधार पे आप लोग इसको जवाब देने का प्रयास करिएगा। तो सही स्टेटमेंट यहां पर जो आएगा पीडी कुलकर्णी। पीडी कुलकर्णी, पीडी कुलकर्णी की किताब आती है पेपर में, कई बार पूछा जा चुका है। और इस किताब का क्या नाम है? सोशल पॉलिसी एंड सोशल डेवलपमेंट क्या बात है भाई, इन इंडिया। ये है पढ़ाई ढंग की, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा। ठीक है, डेवलपमेंट इन इंडिया, इन इंडिया, ठीक है। और ये आया था 1979 में। वहीं अगर बात करते हैं आर ए वाडिया के बारे में, तो आर ए वाडिया बेसिकली एक किताब इनकी भी आती है। वो किताब है हिस्ट्री, फिलोसफी एंड फील्ड ऑफ सोशल वर्क इन इंडिया, ये 1968 में आई थी। आर आर सिंह की बात करते हैं, आईएमपी क्वेश्चंस के रूप में उभर के आते हैं ये। इन्होंने फील्ड वर्क इन इंडिया, इन इंडिया सोशल वर्क एजुकेशन, ये किताब सन 1985 में आया आर आर सिंह का। इनका नाम बिट्रो के साथ भी मिलता है सोशल एक्शन के मॉडल में, बिट्रो के साथ। सुगाता दास गुप्ता सोशल वर्कर हैं, भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता हैं ये। टीआईएसएस से इन्होंने भी एमएसडब्ल्यू किया है। इनकी बात अगर हम करें तो टूवर्ड्स एक किताब इन्होंने लिखा है, टूवर्ड्स ऑफ फिलोसफी, दार्शनिक हैं। फिलोसफी ऑफ सोशल वर्क इन इंडिया, सारी किताबें भारत की हैं भाई, सारे विद्वान भी भारत की हैं। सन 1968, 1968, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। मिथ्या अंतश्चेतना को सिराज झूठी चेतना कहा जाता है। क्या बोला जाता है इसको? झूठी चेतना बोला जाता है। झूठी चेतना यानी फॉल्स जो है कॉन्सिक्वेंसेस के नाम से जाना जाता है ये। और इस प्रक्रिया में अगर हम बात करते हैं तो नाम किसका आना चाहिए? कार्ल मार्क्स का। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। दास कैपिटल किसकी है? दास कैपिटल कार्ल मार्क्स 1867 में। द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसकी है? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848, ओके। और आर्थिक और दार्शनिक पांडुलिपि जब भी नाम आए या लिपियां तो कार्ल मार्क्स का ही नाम लगाइएगा 1932 में, ठीक है। द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी किसकी है? ऑफ फिलोसफी कार्ल मार्क्स 1947। द होली फैमिली कार्ल मार्क्स नहीं, 1844। सर्वहारा शब्द जो श्रमिक से रिलेट करता है। पूंजीपति जो नियोक्ता यानी मालिक को डिनोट करता है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे कर। तो इतने सारे शब्द बता दिए। कार्ल मार्क्स के सवाल आएंगे, इन्हीं के इर्द गिर्द रहेंगे, इससे उधर उधर नहीं रहेंगे, ठीक, इसी के आसपास रहेंगे, ठीक। एक चीज। दूसरा नाम आता है मैक्स वेबर। मैक्स वेबर फेमस पर्सन, समीकरण का सिद्धांत
नौकरशाही शब्द बिल्कुल का नाम हमें देखने को मिलता है मैक्स वेबर का। आर्किमाइटन, आर्किमाइटन विचलन का सिद्धांत, विचलन का सिद्धांत है। विचलन का सिद्धांत। और सामाजिक संरचना सामाजिक संरचना। एंड इनोमी की बात करता है 1938 में। सामाजिक सिद्धांत, सामाजिक संरचना सन 1949 में आर्किमाइटन। ठीक है। परिस्थिति के बारे में अगर बात करता है परिस्थिति, तो उसमें भी आर्किमाइटन। ठीक है। और अगबन का नाम तो नहीं है यहाँ पे, निमकॉफ का नाम है। निमकॉफ बेसिकली अगर हम जिक्र करते हैं तो यहाँ पे जो प्रक्रिया आती है हैंडबुक ऑफ सोशोलॉजी की आती है, लेकिन जब हम अगबन की बात करते हैं तो सोशल चेंज का नाम आता है। आपने नाम सुना होगा सोशल चेंज, 1922 में जी सर। सोशल चेंज अगबन। और कल्चर लैग का नाम सुना होगा आपने, 1912 में जी सर। कल्चर लैग के बारे में सुना होगा, कल्चर लैग। ठीक है। कल्चर लैग। संस्कृति पश्च 1912, सॉरी 1912 क्या है ये। और सांस्कृतिक विलंबना यही शब्द है ना। सही ऑप्शन ए। ठीक है। वह समूह जो औपचारिक रूप से नियत भूमिका वाले लोगों से बना हुआ है और वे संगठन की लक्ष्य की प्राप्ति हेतु करते हैं तो डैश कहलाता है। औपचारिक समूह सर। संगठन कहलाता है। इसी संगठन की परिभाषा है ये किसकी परिभाषा है? संगठन की परिभाषा है कि वह समूह जो औपचारिक रूप से नियत भूमिका वाले लोगों से बना हुआ है ना। किस रूप में? औपचारिक रूप से। नियम है ना इसमें, औपचारिकता का मतलब नियम होता है। तो नियत भूमिका से जो बना है तो संगठन का लक्ष्य की प्राप्ति हेतु, देखो यहां सवाल ही कर दिया आंसर, संगठन के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु करता है संगठन की परिभाषा। ये परिभाषा आप देखते हैं, अच्छा एक बार देखते हैं भी यहाँ ऑप्शन में। अच्छा ये तो संगठन दिया भी है भाई, ऑप्शन नंबर डी। देखिए ऑप्शन डी है ये, यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट माना जाएगा। बेसिकली बिखरी हुई शक्तियों को इकट्ठा करना क्या कहलाता है? संगठन। उसी को हम लोग औपचारिकता के रूप में रखते हैं तो भी वो संगठन या संघ के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। ठीक है। अगला सवाल, दिव्यांग व्यक्तियों के प्रति बार बार संज्ञा, बड़ा अच्छा सवाल है। दिव्यांग व्यक्तियों के प्रति बार बार संज्ञा सूचक शब्द नेम कॉलिंग का उपयोग किया जाता है क्योंकि, या बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन होना चाहिए? चलिए आप बताइए। सर नेम कॉलिंग का क्या मतलब है? पुकारना। उत्पीड़न का साधन। पुकारते हो आप, किस तरीके से पुकारते हो? नेम कॉलिंग बताओ जरा। यहां शब्द है बार बार संज्ञा सूचक शब्द से नेम कॉलिंग। एबीडी। शारीरिक रूप से सक्षम व्यक्तियों का आधिपत्य प्रदर्शित करना। ओके। सर नजर और भी ऑप्शन देखने दीजिए नजर। अरे ऑप्शन देखने की जरूरत क्या है, यहाँ बताओ ना। यहाँ ये देखो, ऑप्शन तो बाद में देखा जाएगा। सर ओनली सी नहीं आएगा। स्वीकार होता है। ए ओके। सी नहीं है, ए बी डी। ए बी डी। सी नहीं आएगा। पहले वाला है, बाकी सब नेगेटिव है, एक ही पॉजिटिव है इसलिए। ओके। देखिए जैसा कि आप सब भलीभांति तरीके से देखते हैं, किसी को बुरा भला कहना, हम उस शब्दों में नेम कॉलिंग कह सकते हैं। गाली गलौज भी एक प्रकार से नेम कॉलिंग शब्द को रिलेट करा सकते हैं। कहा कि शारीरिक रूप से सक्षम व्यक्तियों को आधिपत्य प्रदर्शित करता भी है, अगर वहां पे तो हम उसको भी कहते भाई अच्छा व्यक्ति है, ऐसा रिलेट कराते हैं। तो यहाँ तो दिव्यांग व्यक्तियों के प्रति बार बार बता रहा है तो शारीरिक रूप से बताया सक्षम, बाकी और प्रक्रिया में अक्षम है, मतलब मानसिक प्रक्रिया में, सामाजिक प्रक्रिया में अक्षम है। तो एक प्रकार से ये पॉइंट आपका सही है। अपमानजनक भी होता है भाई, जाहिर सी बात है। मैंने नेम कॉलिंग की परिभाषा बताया, अभी ये गाली गलौज या बुरा भला कहना, तो ये शब्द बिल्कुल सिंपल सी है कि अपमानजनक होता है ये। आज देखो स्वीकार करना या स्वीकार होता है, कहने का तात्पर्य है जो कि ये स्टेटमेंट में क्या आप कह सकते हैं? बिल्कुल, यहाँ स्वीकार होता है, स्वीकार होता है।
दिव्यांग व्यक्तियों के लिए, और उत्पीड़न का साधन होता है, ये तो नहीं होना चाहिए, उत्पीड़न का साधन होता ही नहीं, ये नेम कॉलिंग उत्पादन का साधन है ही नहीं, सॉरी उत्पादन कह रहा हूँ, उत्पीड़न का साधन है ही नहीं, तो इसलिए आप इसको काट दीजिए। आप देखिए ए बी सी को ऑप्शन में, और जिस ऑप्शन में ए बी सी होगा वह ऑप्शन आपका करेक्ट होना चाहिए। ऑप्शन में ए बी सी सेकंड ऑप्शन है, उत्पीड़न का साधन है स्वीकार होना। आयोग ने क्या माना है, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो स्वीकार का मतलब सिंपल से, मैंने कहा कि नेम कॉलिंग का मतलब बुरा भला कहना, तो स्वीकार है क्या ये, नहीं, इसलिए आप इसे हटा दीजिए, उत्पीड़न का साधन होगा। ठीक है, ए बी डी करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चनों पर हम लोग जिक्र करने वाले हैं, और क्वेश्चन है विषय वस्तु विश्लेषण निम्नलिखित में से किसकी विधि मानी जाती है, जरा जवाब बताइएगा आप लोग। यहाँ पर विषय वस्तु विश्लेषण निम्नलिखित में से किसकी विधि है, आंकड़ों का विश्लेषण, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। डेटा एनालिसिस होता है, डेटा एनालिसिस होता है भाई, है ना, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है भाई आप लोगों का, स्टेटमेंट करेक्ट है आपका यहाँ पे। ठीक है, आंकड़ों का विश्लेषण होता है, विषय वस्तु विश्लेषण आंकड़ों का विश्लेषण ही कहलाता है। सिंपल परिभाषा, सिंपल चीज है, इसमें ज्यादा कुछ है ही नहीं, है ना। अगला सवाल हमारे सामने, ये और आसान सवाल आ गया है, मौखिक इतिहास किसको कहेंगे, सर्वेक्षण किसको कहेंगे, प्रतिचयन किसको कहेंगे, केस अध्ययन किसको कहेंगे। देखो, किसी इकाई की अगर आप गहन से अध्ययन करोगे तो वो क्या कहलाता है, किसी यूनिट की केस अध्ययन होता है, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं आप। अगर मैं आपसे कहूं लोगों का अगर ज्ञान की बात करते हैं तो वो मौखिक इतिहास होगा, और अगर मात्रात्मक आंकड़े की बात करेंगे तो वो बेसिकली सर्वेक्षण के माध्यम से होगा, और प्रतिचयन जो होता है वो समय को प्रतिनिधित्व कर, बिल्कुल। तो पहले का चला गया आपका यहाँ पर 2, और दूसरे का चला गया 1, तीसरे का चला गया 4, और चौथे का चला गया 3, तो 2 1 4 3, देखिए किस ऑप्शन में है, 2 1 4 3 4 3, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सेकंड है, बी है भाई, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे बात करते हैं, सामाजिक क्रिया पर। सामाजिक क्रिया समाज कार्य की केवल एक विधि ही नहीं है, बल्कि इसका अभिभावी दर्शन भी है। चलिए ठीक है, क्या है अभिभावी दर्शन, है ना, विधि ही नहीं है, मतलब सामाजिक क्रिया समाज कार्य की विधि ही नहीं है, एक अभिभावी दर्शन है। और मैं आपको बता दूं कि आने वाले टाइम में ये समाज कार्य के अंतर्गत प्राथमिक प्रणाली बनेगी। तो जरा मुझे बताइए ये कौन सा विद्वान है जो अपनी भूमिका रिप्रेजेंट कर रहा है। हाँ, यहाँ पर A.S. देसाई, बिल्कुल ऑप्शन आपका पहला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, CSR पॉलिसीज में भी ये भूमिका आती है, और CSR की पॉलिसीज में ओवर अगर हम बात करते हैं, ठीक है, ओवर रीडिंग फिलॉसफी को लेकर भी तो A.S. देसाई की नाम हमें देखने को मिलता है। और H.Y. सिद्दीकी का नाम देखो, सोशल ग्रुप थ्योरीज एंड प्रैक्टिस की बात करते हैं अगर हम लोग, तो यहाँ पर नाम आता है ग्रुप सोशल थ्योरी एंड प्रैक्टिस 2008, एक तो ये रहेगा, और दूसरा सोशल वर्क ह्यूमन रिलेशन, ठीक है, रिलेशन, तो यहाँ पर भूमिका आएगी 2015 में, 2015। और सामाजिक विकास के भारतीय महाद्वीप, भारत है, पाक है, बांग्लादेश है, 2004 में ये कॉन्सेप्ट दिया था इन्होंने। ठीक है, तो वह प्रक्रिया H.Y. सिद्दीकी की आती है। ये तीनों के तीनों PD कुलकर्णी अभी अभी आप लोगों ने पढ़ा था इनके बारे में, सोशल पॉलिसीज को लेकर। खासकर अगर हम बात करें तो एसोसिएशन ऑफ स्कूल ऑफ सोशल वर्क इन इंडिया की बात करते हैं, जब ये 1979 में, तब भी PD कुलकर्णी जी की भूमिका हमें देखने को मिल जाती है। ठीक है, PD कुलकर्णी जी की, कब, 1979 में। RR सिंह के बारे में भी हमने ऊपर पढ़ा था, और इनकी एक ही किताब है बहुत फेमस रही है सन 1985 वाली, और वो 1985 वाली किताब का क्या नाम था, तो वो नाम था फील्ड वर्क इन सोशल वर्क एजुकेशन। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। RR सिंह के विट्रो के साथ ये आते हैं।
चलिए, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए अधिनियम निम्नलिखित में से कौन सा है? शायद ये क्वेश्चन 2 बार पूछ लिया, एक बार अभी हम लोगों ने लगाया है कार्यात्मकता को लेकर, फंक्शनल को लेकर, है ना, बट यहां पर आप देखिए ये दूसरा सवाल है इससे संबंधित। पहली बात तो यह है कि सभी के लिए खाद्य वितरण होगा, नहीं, पात्र परिवारों की पहचान के लिए होगा। प्रभावी क्रियान्वयन के लिए उपयुक्त जो अधिनियम यहाँ पे दिया है, ये शामिल किया है कि जो पात्र परिवार होगा उसी को मिलेगा, है कि नहीं। पात्र परिवारों का राशन कार्ड जारी करेगा, चलो ठीक है, कर दो, राशन कार्ड होता है, जारी होता है। उचित मूल्य वाले राशन दुकान के माध्यम से पात्र परिवारों को खाद्यान्न का वितरण भी होगा, होता है, ये भी सही है। उचित मूल्य वाले राशन की दुकानों के डीलरों को लाइसेंस जारी करना और उसकी निगरानी करना भी इसी का काम होता है, बिल्कुल सही बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। तो आप करिए बी सी डी और ई, ए को केवल हटा दीजिए बस। देखिए जरा किसी ऑप्शन में है, ये सी वाले ऑप्शन में है, सी वाले ऑप्शन में, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल, है ना, अच्छा सवाल था। माध्य विचलन की विशेषता, माध्य विचलन की विशेषता, ठीक है, बारे में बताना है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? कथन बताना है। पहला कथन हमारे सामने कहता है माध्य विचलन मानक विचलन की तुलना में चरम मदों के मान के द्वारा क्रम प्रभावित होता है। देखिए जो माध्य विचलन होता है ना, रिसर्च का क्वेश्चन है, मीन डिवीजन जो होते हैं उसकी विशेषता है कि मानक विचलन की तुलना में वो सबसे ऊपर रहेगा, और वहां पे जब चरम मदों पे रहेगा तो उसका मान जो है कम प्रभावित होता है, और ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, पहला वाला सही है, ठीक है। बात है मानक विचलन की विशेषता में, मानक विचलन की विशेषता में दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट आपसे कहता है कि माध्य विचलन जो है आगे बीजगणितीय उपचार में नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं? जब मैथमेटिक्स वगैरह है भाई, जाहिर से अलजेब्रा में वेरिएबल्स और नॉन वेरिएबल्स यूज होता है, इसलिए किया जा सकता है। ये कह दिया, ये गलत हो गया। समाजशास्त्रीय अध्ययनों में इसका बहुत कम उपयोग होता है। अच्छा जी, ऐसा कहना उचित नहीं होगा। मानक विचलन वगैरह तो समाजशास्त्र और सोशल वर्क में तो यूज होता ही होता है, इसलिए ये भी गलत हो गया है। इस विधि के मदों की विचलन, इस विधि के मदों का विचलन के लेते समय बीजगणितीय के चिन्हों पर ध्यान नहीं दिया जाता है। बीजगणितीय चिन्हों पर ध्यान नहीं दिया जाता है। क्यों भाई? ध्यान दिया जाता है, ऐसा बात नहीं है, ध्यान दिया जाता है, सही है भाई, है ना। जो सॉरी यहाँ पे कह रहा कि चिन्हों पर ध्यान नहीं दिया जाता, बिल्कुल बात सही है कि ध्यान नहीं दिया जाता है। हाँ, चिन्हों, चिन्ह गलत है। नहीं नहीं, गलत कैसे होगा? माध्य विचलन है ना, माध्य विचलन में अगर हम बात करते हैं, बताइएगा, हम माध्य विचलन में चिन्हों का मतलब यह है कि भाई जैसे स्टैंडर्ड हो गया, सिग्मा हो गया, है ना, सिग्मा इस तरीके से बनता है, इस तरीके से बनता है। कहने का भाव ये है, इन चिन्हों पर ध्यान नहीं देता है। आप ये थोड़ी है कि भाई अगर हम बात करते हैं कि मान लीजिए मैथमेटिक्स का यूज करते हैं भाई, 20 डिवाइड बाई 2, ठीक है, +3 या 2, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई 3, ठीक है, फिर उसके बाद -6, ठीक है, ये है। तो सबसे पहले बोर्ड मास का यूज होता है, तो हमें इन चिन्हों पे तो ध्यान देना पड़ता है ना। तो ये चिन्हों की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, बात चिन्हों की जो चर्चा हुई बीजगणितीय चिन्हों में, जिससे सिग्मा भी यूज होता है, अल्फा भी यूज होता है, बीटा भी यूज होता है, और भी चिन्ह है, ठीक है, उनका भी यूज होता है। मेरे हिसाब से यहाँ पर ए और डी होना चाहिए भाई। ऑप्शन नंबर देखिए पहला। आयोग ने क्या माना है? किसी के पास इसका है? बताइए जरा एक बार, आयोग ने क्या माना है, प्लीज बताएं। बी माना है क्या? केवल ए? बी तो यस सर, हम ए ही ऑप्शन बी लगाए हैं सर, पुरानी बार आप यही लगवाए थे। अच्छा जी सर, मुझे भी ओनली ए लग रहा है, डी नहीं होगा। किसी के पास आंसर की नहीं है इसका? क्या है माना है सिराज? फर्स्ट। तो सिराज इतना देर क्यों बोलते हो आप? थोड़ा जल्दी बोला करो ना। हाँ, ओके ओके, नहीं आप बोला करो। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर होगा, है ना, पहला ही करेक्ट जवाब है यहाँ पे, ठीक है, पहला ही करेक्ट होगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए, निम्न में बताइए पुस्तकों के लेखक फ्रांस फेनन का नाम। फ्रांस फेनन की पीडीएफ मैंने आज ही आप लोगों किसी बच्चों ने मांगा भी था, कुछ किताबों के बारे में मैंने। देखिए फ्रांस फेनन की जो किताबें हैं, अगर हम बात करें तो इन्होंने एक पृथ्वी की धड़कन, रिचर्ड ऑफ द अर्थ पर बात किया था, और ये आपका सही है 1961 में,
फ्रांस फेरन की किताब है। उसके बाद इस ब्लैक स्किन एंड वाइट मार्क्स की बात करते हैं तो ये भी उन्हीं की किताब है, 1952 में आई थी। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कंसिंग वायलेंस के बारे में, कंसर्जिंग जो है वायलेंस के बारे में यानी हिंसा के विषय में समाजवाद, 2008 में। ब्लैक मैन किताब तो इनका नहीं है भाई, मार्टिन लूथर का है ना। तो मैं आपसे कहूंगा यहाँ पे ABC लगाइए, ठीक है, ABC आप लगाइए। द फैक्ट ऑफ ब्लैकनेस है, इनकी किताब का नाम क्या है? द फैक्ट ऑफ ब्लैकनेस, सन 1952 की है ये किताब है। ब्लैक मैन नहीं है, इसको हटा दीजिए। ABC देख लीजिए, क्रम में लगाना है किस में लगाना है? अच्छा, इसकी पहचान करनी है। ABC ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट है। यहाँ पे आइडेंटिफाई करनी थी हमें। चलिए अगला सवाल देखिए। ठीक है, अगला सवाल, मर्टन, आर.के. मर्टन का नाम आता है। विचलन का सिद्धांत आपने बताया था, हाँ, आप ही में से किसी बच्चे ने बताया भी था कि भाई विचलन का सिद्धांत आता है। और विचलन का सिद्धांत अगर हम बात करेंगे तो इससे रिलेटेड है। सन 1975 में आया था। कब आया था? 1975। अच्छा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं एवरेस्ट एसली के बारे में तो प्रवासन का सिद्धांत है, हाँ, थ्योरी ऑफ माइग्रेशन 1996 में आया था। 1996 में आया था। इस्माइल दुर्खिम की बात करते हैं तो आत्महत्या का सिद्धांत है। कब आया था? 1897 में आया था। और मैक्स वेबर का सिद्धांत स्तरीकरण का सिद्धांत है। कब आया था? 1970 में। ठीक है, जवाब जल्द में जाइए आप लोग, कौन सा ऑप्शन सही जा रहा है? बी ऑप्शन सही जा रहा है। यहाँ बी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए अगला सवाल। निम्नलिखित में से किसने कोटि सहसंबंध की गणना करने के लिए सूत्र दिया है? भाई, कोटि सहसंबंध, रैंक कोरिलेशन किसने दिया है? कार्ल पियर्सन का नाम नहीं आएगा यहाँ पे, स्पीयरमैन का नाम आएगा। हाँ, उसने सहसंबंध दिया, बिल्कुल सही जवाब। सहसंबंध विकसित किया था सन 1885 में कार्ल पियर्सन ने, 1885 में। और कोटि यानी कोटि सहसंबंध, रैंक कोरिलेशन रिलेट कराया था स्पीयरमैन ने 1904 में। गैरेट ने दिया था। सहसंबंध के संस्थापक के रूप में आते हैं ये, सहसंबंध के संस्थापक हैं, ठीक है, इनका नाम वहां पे आता है। और इन्होंने रेखीय प्रतिगमन का सहसंबंध दिया, ठीक है। और तकनीकों के अगर हम बात करते हैं संस्थापक के रूप में भी गैरेट का नाम आता है। यूल्स का नाम कहाँ पे आता है? यूल्स का नाम गुणांक कोरिलेशन में आता है। गुणांक कोरिलेशन नहीं, गुणांक एसोसिएशन करिएगा, ठीक है, उनका जिक्र करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा सही चला जाएगा? थर्ड ना, सी ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट होगा यहाँ पे। ठीक है, यह आज का आखिरी सवाल ले लीजिए आप लोग, है ना। हाउसिंग फर्स्ट मॉडल संबंधित बताइए किससे है? हाउसिंग फर्स्ट जी, निर्माण, अच्छा एक मिनट देखते हैं ऑप्शन में। बेघर लोगों से हो जाएगा। बेघर, डॉक्टर सैम, आपने एक नाम सुना होगा, डॉक्टर एक मिनट, डॉक्टर ब्यूसेन बेरिस ने इनके द्वारा बेघर बच्चों के लिए सन 1990 के दशक में, ठीक है, लेकर आया था, यानी उसके बारे में इन्होंने जिक्र किया था हाउसिंग फर्स्ट के लिए, हाउसिंग फर्स्ट मॉडल को लेकर। ठीक है, शोधकर्ता इसकी अगर बात करें तो डेनिस पी हैं, बट आप यहाँ पे बेरिस का नाम याद रखिए। और ये बेसिकली आपका जो जवाब आएगा वो आपका बी ऑप्शन सही रहेगा, बेघर बच्चों के लिए।
बी घर। क्या लिखे हैं सर? 1940 या 1910 है? 1990 है सर, 1990 है। डॉक्टर के बाद क्या लिखे हैं सर? डॉक्टर जो है वसीम, 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 ठीक है। अब देखिए आप लोगों की जो है कल जो है और प्रैक्टिस है 8:30 पर, और 1 दिसंबर से आप सबकी जो है DSSB और ESI की जो क्लासेस हैं वो संचालित हो जाएंगी 8:30 पर, है ना। बाकी आप लोगों को जो भी मेडिकल जी, जो भी मेडिकल, हाँ सर कंटिन्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग स्टार्ट कीजिएगा सर। बिल्कुल बताऊंगा आप लोगों को, सारी चीजें बताऊंगा 1 दिसंबर वाली क्लास में, क्योंकि प्रैक्टिस आप लोगों ने देख लिया है आपकी DSSB में क्वेश्चंस और ESI में क्वेश्चंस कैसे हो सकते हैं, ठीक है। तो उन्हीं क्वेश्चनों से मुझे थोड़ा सा रूबरू करवाना था आप लोगों से, जो कि आप लोगों ने देख लिया है ना। तो अब थोड़ा सा हम लोग जिक्र भी कर लेते हैं थ्योरीज वगैरह के बारे में, ठीक है। तो मैं अभी आपको ये PDF और ये वीडियो का लिंक आपके ग्रुप में डाल देता हूं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी लोग अपना ध्यान रखें, पढ़ते रहिए,